अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास के चैप्टर नंबर 3 के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को स्टडी करेंगे, जिनमें हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम्स, 2 और 3 सिस्टम के ड्रॉबैक्स क्या हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिटेल से पढ़ेंगे और लास्ट में हम स्टेटस ऑफ वायरसेस को देखेंगे और इन टॉपिक्स में जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मीनिंग्स, कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ आपको पेपर में आएंगे, वो सब भी आपको इसमें बताए जाएंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम है क्या। बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस दुनिया में पाए जाने वाले तमाम जानदारों की क्लासिफिकेशन के बारे में बहुत सारे काम किए। आज हम उनके नाम देखेंगे और उनके काम देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या क्लासिफिकेशन के हवाले से काम किए। सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रीक फ़िलासफ़र था अरिस्टोटल। उसने जो बहुत पहले जानने वाले सिस्टम थे जिस तरह प्लांटी और एनिमेलिया, उसका कॉन्सेप्ट दिया हम। अब सेकंड नाम है अबू उस्मान उमर अल जहाइस। अब इसने क्या किया कि इसने जानवरों की तकरीबन 350 स्पीशीज़ की खसूसियात के बारे में हमें बताया और जो एंट है यानी चूंटी, उसकी लाइफ के बारे में हमें डिटेल से इसने बताया। अब थर्ड नंबर पे जो नाम है वो है इब्ने रुशद अवेरोईस। अब ये था अरब का साइंसदान। इसने क्या किया कि अरिस्टोटल की जो बुक थी ना, दी एनिमा, यानी जो एनिमल्स के बारे में थी, इसने उसका अरबी में तर्जुमा किया। अब नेक्स्ट है एंड्रिया सीसल पिनो। अब इसके नाम में देखें पिनो वर्ड आया है पी से, तो आपने ये याद रखना है कि इसने प्लांट्स के बारे में काम किया। अब काम क्या है, डिवाइडेड प्लांट्स इनटू 15 ग्रुप्स। 15 ग्रुप्स यानी 15 जेनरा इसने बनाए थे। अब नेक्स्ट हमारे पास है जॉन रे। इसने भी प्लांट्स के बारे में काम किया। अब इसने किया क्या, जितनी प्लांट्स के बारे में क्लासिफिकेशन हुई थी ना, जिस पे इम्पोर्टेंट काम थे, वो इसने पब्लिश कराई थी। नेक्स्ट है अगस्तस रिविनस। ये देखिए जो मंथ है अगस्त, पूरा वो लिख के आगे अगस्तस यूएस लिख देना। अब इसका वर्क देखें, इसने क्या किया था कि इंट्रोड्यूस द टैक्सोन ऑफ ऑर्डर। तो इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि हमने अगस्त में ऑर्डर दिया था, ठीक है। अब क्या ऑर्डर है, यानी कुछ भी आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। और जैसे ही नेम एमसीक्यू में आए या कहीं भी आपसे पूछा जाए क्लास में, तो आपको फ़ौरन से याद आ जाएगा। अब है टर्नफर्ट। इसने हमें 2 टैक्सोन का इंट्रोडक्शन दिया था। 2 टैक्सोन में हमारे पास क्लास और स्पीशीज़ हैं। अब लास्ट पे देखें, ये वो नाम है जिसने क्लासिफिकेशन सिस्टम में सबसे ज़्यादा वर्क किया और ये नाम है कार्लस लीनियस। सबसे पहला काम इसने ये किया कि स्पीशीज़ की ग्रुपिंग की। ऐसे स्पीशीज़ जिनके फ़िज़िकल करैक्टर जो थे वो सेम थे ना, उनको एक ग्रुप में कर दिया। ये जो नेक्स्ट 3 पॉइंट्स हैं ना, ये आपकी बुक में बॉक्स में लिखे हुए थे, मैंने वहाँ से इनके ये पॉइंट्स लिखे हैं। ये जो बॉक्स वाले पॉइंट्स होते हैं ना, ये आपको एमसीक्यू में मोस्टली आ जाते हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। अब इसमें फ़र्स्ट पॉइंट ये था कि डिवाइडेड नेचर इनटू 3 किंगडम, यानी पूरी नेचर को ना उसने 3 किंगडम में डिवाइड किया। सबसे पहला किंगडम था मिनरल, सेकंड था वेजिटेबल्स और थर्ड था एनिमल्स। फिर इसके इसी का पॉइंट था कि यूज़ 5 रैंक्स। इसने जो रैंक्स यूज़ किए ना 5, वो ये थे कि क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज़ एंड वैरायटी। ये 5 रैंक्स और किसी ने यूज़ नहीं किए, ये सिर्फ कार्लस लीनियस ने यूज़ किए थे। और फिर सबसे बड़ा कारनामा इसका ये था कि इसने हर स्पीशीज़ को एक साइंटिफिक नेम दिया, यानी हर स्पीशीज़ का साइंस की ज़ुबान में एक नाम रखा। अभी हमने सारी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है क्या और इस सिस्टम में ऐसी क्या खामियां थीं कि हम इसे अडॉप्ट नहीं कर सके, मज़ीद हमें सिस्टम बनाने पड़े। 2 किंगडम जो है, जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये टू मीन के प्लांट्स और एनिमल्स आपके माइंड में आ जाने चाहिए।
ये सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट सिस्टम था, यानी बहुत पुराना सिस्टम है जिसमें हम प्लांट्स और एनिमल्स को रखते हैं। अब इसमें प्लांट्स और एनिमल्स की डेफिनेशन बताई हुई है उन्होंने। जैसा कि हम जानते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, इसलिए हम उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कह देते हैं। ऑटो का मतलब है खुद से। जब ये सारी खुराक खुद तैयार करते हैं तो उस खुराक में जितनी एनर्जी होती है ना, उसको वो स्टोर कर लेते हैं अपने डेली के काम के लिए। अब एनिमेलिया की बात करते हैं। एनिमल्स, हमें पता है ये हेटरोट्रॉफ्स हैं, ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। ये किस पे डिपेंड करेंगे? ऑटोट्रॉफ्स पे। देखिए कितना सिंपल है। 2 किंगडम वर्ड आया, हमने प्लांट और एनिमल का बताया, उसमें प्लांट और एनिमल की डेफिनेशन बता दी और बस। अब हम इसके ड्रॉबैक बता देते हैं। बस उस वक़्त हमें एक ही मसला नज़र आया कि हमारे पास एक यूग्लिना था जो कि यूनिसेलुलर था। अब उसके कुछ करैक्टर जो थे वो प्लांट से मिलते थे, कुछ जो थे वो एनिमल से मिलते थे। अब ये समझ नहीं आ रही थी कि इसको प्लांट्स में रखें या हम एनिमल्स में रखें। अब प्लांट्स के कौन कौन से करैक्टर इसमें मौजूद थे? इसमें था क्लोरोफिल। आप अगर इसे गूगल पे सर्च करें ना, यूग्लिना, ये ग्रीन कलर का होता है और ग्रीन कलर पौधों का भी होता है। पौधों में भी क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट था। और जब दिन की रोशनी थी तो ये अपना क्लोरोफिल यूज़ करते हुए पौधों की तरह खुराक खुद से तैयार कर लेता था। लेकिन जब रात आती थी ना तो ये हेटरोट्रॉफ्स बन जाता था। और चूंकि पौधों में सेल वॉल होता है, इसलिए सेल वॉल भी नहीं था। बस ये 2 चीज़ें हैं, क्लोरोफिल और सेल वॉल, दोनों सी से स्टार्ट हो रहे हैं। और इस सिस्टम की दूसरी जो खामी थी ना वो ये थी कि इस सिस्टम में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का कुछ भी नहीं बताया। उनमें क्या फ़र्क है इस बात का जिक्र ही नहीं किया। इन सारी वजूहात की बिना पर हमें एक और इसमें सिस्टम जो है वो डालना पड़ा, इसलिए हमने इसको 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कह दिया। अब इसमें जो साइंटिस्ट का नेम है और ईयर जो है ना, ये आपको MCQ में आ सकता है। 1866 में अर्नस्ट हैकल ने हमें 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बताया। अब हैकल वर्ड से आपको हैकल सुलेमानी जो है वो माइंड में आ जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों को ये हैकल सुलेमानी का भी पता नहीं होगा। इसके लिए आप इस्लामिक वीडियोस भी देखा करें ताकि आप लोगों को इस्लाम के बारे में भी पता लगे। बैतुल मक़दस की हिस्ट्री में मैंने हैकल सुलेमानी का जिक्र किया है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। हिस्ट्री सारी देखने के बाद आपको ये नाम नहीं भूलेगा, अर्नस्ट हैकल, जिसने क्या दिया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब 2 तो ऑलरेडी थे, एनिमेलिया और प्लांटी। अब इसने जो तीसरा हमें बताया ना, वो इसने नाम रखा प्रोटिस्टा। अब ये वर्ड आप ऐसे याद रख सकते हैं। प्रो का मतलब था पहले, यानी जितने पहले थे ना छोटे छोटे, जिस तरह बैक्टीरिया, यूग्लिना को इसने इसमें रखा पहले, इसलिए कह रही हूँ कि ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म थे सारे। अब इस सिस्टम में भी कुछ न कुछ ड्रॉबैक्स थे। अब सबसे पहला मसला था फंजाई का। अब उसमें भी दोनों जो थी ना क्वालिटीज़ प्रेजेंट थी, प्लांट्स वाली भी एनिमल्स वाली भी। अब उन्होंने लिखा है कि रिजेंबल प्लांट, यानी प्लांट की तरह हमें लगता तो था लेकिन ये ऑटोट्रॉफ नहीं था। और जब ऑटोट्रॉफ नहीं था, इट्स मीन कि हेटरोट्रॉफ होगा। ये क्या करता था कि अपनी खुराक जो थी ना अब्जॉर्प्शन से हासिल करता था। और प्लांट्स की तरह इसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट थी जो कि काइटन की बनी हुई थी। प्लांट की सेल वॉल तो सेलुलोज से बनती है ना, तो लेकिन ये काइटन से बनी हुई थी। फिर जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमें मसला था कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का किसने बताया ही नहीं। अब एक साइंटिस्ट था चैटन, उसने 1937 में 4 टर्म्स को इंट्रोड्यूस कराया। स्पेलिंग देखें, प्रोकैरियोटिक। अब देखिए के की जगह उसने सी यूज़ किया। आपने सेम यही स्पेलिंग याद करने हैं। अब प्रोकैरियोट्स में उसने बैक्टीरिया को रख दिया और यूकैरियोट्स में उसने एनिमल्स एंड प्लांट्स को रख दिया। अब ये साइंटिस्ट का नाम, उसका ईयर, जो 2 टर्म उसने हमें बताई, ये सब कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये सब कुछ आपको MCQ में आ सकते हैं। इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। इसलिए आपने साइंटिस्ट के नेम के स्पेलिंग्स, उनके ईयर्स और जो उन्होंने काम किया उसको बहुत अच्छी तरह से याद करना है। अब इसमें सिर्फ़ और सिर्फ फंजाई का मसला था। अब फंजाई के मसले को हल करने के लिए साइंटिस्ट ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का तारुफ कराया। अब हमारे पास एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट वाइटेकर, उसने 1967 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया।
अब फिर से ये MCQ में आ सकता है। अब इसने दो जो थी ना उसकी खुसूसियात, उसकी बेस पर ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया। अब फर्स्ट क्या था, लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। उसने सेल की बेस पर जानदारों की क्लासिफिकेशन की, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। यानी उसने ग्रुपिंग क्या की, प्रोकैरियोटिक फर्स्ट पे, फिर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक और फिर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक। अब देखिए जो प्रोकैरियोटिक होंगे वो प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बनेंगे और यूकैरियोटिक जो होंगे यूकैरियोटिक सेल से, और फिर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर सारा सेल का बताया इसने। फिर जो सेकंड उसने देखा उनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखा कि वो अपना खाना जो है वो कैसे खाते हैं, कैसे लेते हैं। अब उसने 3 कैटेगरी बनाई। पहली थी फोटोसिंथेसिस, इसमें प्लांट्स आ जाएंगे। फिर एब्जॉर्प्टिव, खुराक को एब्जॉर्ब करना, ये फंजाई की खसूसियत है। फिर इंजेक्शन, इंजेक्ट करना, ये इंसानों की खसूसियत है। इन खसूसियात की बेस पर उसने हमें 5 किंगडम दिए, जिनमें सबसे पहले मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटी और फिर एनिमेलिया। अब मैंने इस तरह बनाया, देखें MP, FP और A। आप अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं। ये बस इतना सा आपने लिखना है, तो उसकी बता देनी है बेसिस और फिर उनके नाम मेंशन कर देंगे। फिर एक और साइंटिस्ट था मार्कुलस एंड श्वार्ट्ज। इसने 1988 में वाइटकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को मॉडिफाई किया था, यानी चेंज किया था। मॉडिफाई का मतलब तब्दील करना, थोड़ी सी तब्दीली की थी। अब आपने इसको याद कैसे रखना है, मार्कुलस एंड मॉडिफाई, यानी MM, मार्कुलस और मॉडिफाई किया इसने बस। वाइटकर ने हमें 2 खसूसियात बताई थी जिसकी बिना पर उसने ये सारा सिस्टम बनाया। अब इसने क्या किया, उन 2 खसूसियात में एक खसूसियत जो थी ना वो ऐड कर दी, वो थी जेनेटिक्स। बस ये इतना सा इसने काम किया। ये सारे पॉइंट्स आपको MCQ में आ सकते हैं। ये थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की हिस्ट्री। अब हम 5 किंगडम सिस्टम की डिटेल देखेंगे और ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। अब फर्स्ट पे हमारे पास है किंगडम मोनेरा। अब इसमें देखें ये सारे जो होंगे ना प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे, यानी इनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे। प्रो का मतलब होता है पहले, कैरियोट्स का मतलब है न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस बनने से पहले वाले जो ऑर्गेनिज्म है ना वो इस किंगडम में आएंगे। और ये सारे के सारे यूनिसेलुलर होंगे, यानी इनके पास एक ही सेल होगा। यूनि का मतलब एक, सेलुलर सेल, यानी एक सेल पे मुश्तमिल होंगे ये सारे। अब इनके पास चूँकि एक ही सेल है तो ये चेन बना के रहेंगे, या क्लस्टर की शक्ल में, क्लस्टर कहते हैं गुच्छों की शक्ल में, या फिर कॉलोनीज बनाएंगे। और इनमें से कुछ जो होंगे वो हेटरोट्रॉफ्स होंगे और कुछ जो होंगे वो ऑटोट्रॉफ्स होंगे। यानी जो ऑटोट्रॉफ्स होंगे उनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। अब इसकी 2 हमारे पास इसकी टाइप्स हैं, इसमें बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। बहुत इजी है, इसमें सिर्फ 4 पॉइंट आपने याद रखने हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, यूनिसेलुलर, हेटरोट्रॉफ्स एंड ऑटोट्रॉफ्स और इसकी एग्जांपल बस। अब सेकंड है हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा। अब इसमें जो है वो सारे के सारे यूकैरियोट्स होंगे। यू का मतलब होता है ट्रू, असल, यानी असल। कैरियोट्स का मतलब है न्यूक्लियस, यानी इसमें असल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब होंगे सारे यूकैरियोट्स, कुछ जो होंगे वो यूनिसेलुलर होंगे, यानी एक सेल पे मुश्तमिल होंगे, कुछ मल्टीसेलुलर होंगे, यानी सबके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब उसने आगे इसकी 3 मेन टाइप्स बताई हैं, एल्गी, प्रोटोजोन्स एंड फंजाई लाइक। अब सबसे पहले देखते हैं एल्गी। ये जो है ना एल्गी और फंजाई, ये तकरीबन टर्म जो है ना वो साथ साथ यूज़ होती हैं। इनका डिफरेंस जो है ना वो पेपर में अक्सर आ जाता है और ये आप लोगों को भी पता होना चाहिए। एल्गी जो है वो चूँकि ग्रीन कलर की होती है, बस जो चीज़ ग्रीन है ना आपने उसको याद रखना है कि उसके पास क्लोरोफिल है, और जिसके पास क्लोरोफिल है वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी खुराक जो है वो खुद तैयार करेगा। इट्स मीन वो होगा ऑटोट्रॉफ्स। अब एल्गी की 4 खसूसियात का जिक्र आपकी किताब में है कि इसके पास सेल वॉल भी होगा, क्लोरोफिल भी होगा, यानी ये तो हो गया प्लांट की तरह। और सेकंड उन्होंने लिखा है कि इसके पास सेक्स ऑर्गन्स भी होंगे और एम्ब्रियो भी ये बनाएगा। अब प्रोटोजोन देखें,
ये एनिमल से रिजेंबल करेगा, यानी इसके पास ना तो सेल वॉल है और ना ही इसके पास क्लोरोफिल है, यानी अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकता। अब थर्ड है हमारे पास फंजाई लाइक। बस इसमें आप ये लिखेंगे कि कुछ प्रोटिस्ट जो हैं वो फंजाई लाइक होते हैं। अब फंजाई का बताती चलूँ कि जो फंगस है ना, ये अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकती, ये हेट्रोट्रोफ है और ये अपनी खुराक को एब्जॉर्ब करेगा। और इसके मुकाबले में जो एलजी थी वो ग्रीन थी, वो अपनी खुराक को तैयार कर सकती है। ये डिफरेंस आपने याद रखना है एलजी और फंजाई का। इसमें हमारे पास आगे प्लांट, एनिमल और फंजाई। अब फंजाई का हमने पूरा एक किंगडम बना दिया जिसको हम बोल रहे हैं किंगडम फंजाई। अब ये भी यूकैरियोट होंगे, यानी इनके पास भी बाकायदा न्यूक्लियस होगा। अब ये दो तरह से अपनी खुराक जो है वो हासिल करते हैं, या तो एब्जॉर्ब करेंगे या उस चीज़ को डिकम्पोज करेंगे, क्योंकि ख़ुद तो इन्होंने खुराक बनानी नहीं है। अब जो एब्जॉर्ब करेंगे उसमें है मशरूम्स, ये आपने याद रखनी है एग्जांपल, ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अब डिकम्पोज कैसे करेगी? डिकम्पोज का मतलब होता है तोड़ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना। अब बुक में उन्होंने लिखा है कि लिव ऑन ऑर्गेनिक मैटर, यानी ऑर्गेनिक मैटर पे ये रहेगी वहाँ पर। फंजाई के पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स उस मैटर पे सक्रीट करेगी, जिससे क्या होगा कि वो जो पार्टिकल होगा ना, वो ऑर्गेनिक मैटर जो होगा जिसके ऊपर ये मौजूद है, उसके पार्टिकल्स जो होंगे ना वो टूट जाएंगे, यानी स्मॉल ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स बन जाएंगे। अब उन स्मॉल मालिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करना ज़्यादा आसान है। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जिस तरह से कोई जानवर मर जाता है एक्सीडेंट में, जैसे कैट हो गया, डॉग हो गए, ठीक है, हम कौन सा उनको दफन कर देते हैं। अब वो ऐसे रोड पे पड़े हुए गल सड़ जाते हैं। अब वो है फंजाई का खाना। अब फंजाई जो है यानी उसको फंगस लगेगी, वो ऑर्गेनिक मैटर है, यानी कैट हो गई या डॉग हो गया, वो ऑर्गेनिक मैटर है एक। वहाँ पर फंजाई जो होगी अपनी डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो सक्रीट करेगी, जिससे क्या होगा कि वो लार्ज पार्टिकल जो होंगे ना स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे और वहाँ से फिर ये अब्जॉर्ब करके अपनी खुराक हासिल करती है। इसी तरह से अगर कोई एक्सीडेंट में कोई इंसान मर जाए ऐसी जगह पर जहाँ उसे दफन करना मुश्किल हो, तो उनको भी ये फंजाई ही खाते हैं और ये हमारी इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है कि वो इन चीज़ों को डिकम्पोज कर देते हैं। अब नेक्स्ट है किंगडम प्लांटी। अब देखें यूकैरियोट्स होंगे, ऑटोट्रॉफ्स होंगे, इनके पास सेक्स ऑर्गन भी होगा, ये तीन चीज़ें हैं बस। आगे आपने इनकी एग्जांपल लिखनी है मोसेस, फर्न्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। लास्ट पे है किंगडम एनिमेलिया। अब ये एनिमल्स, इसमें तमाम जानवर आ जाएंगे और हम भी आ जाएंगे, इंसान। अब ये देखें सारे के सारे यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर कंज्यूमर्स होंगे, यानी मल्टी सेल बहुत सारे सेल से मिलकर बनेंगे। अब यहाँ उन्होंने लिखा है इंजेस्टिंग फूड, यानी फूड को इंजेस्ट करना, यानी अंदर लेके जाना, फिर उसी फूड को डाइजेस्ट करना, इनकी प्रॉपर्टी है। फिर नेक्स्ट है लेग सेल वॉल, इसमें सेल वॉल नहीं है और क्या करते हैं ये मूवमेंट को शो करते हैं, यानी मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं। अब ये तो हो गया वो सारा मटेरियल जो आपने लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना है जब आपको आ जाए कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पे नोट लिखें, डिटेल नोट। लास्ट में आपने डायग्राम ज़रूर बनानी है। ये देखिए मैंने कितनी इजी डायग्राम बनाई है। सबसे पहले मोनेरा है, फिर प्रोटिस्टा है, फिर प्रोटिस्टा से आगे देखें 3 उन्होंने किंगडम बनाए हैं जिसमें है प्लांटी, एनिमेलिया और फंजाई। अब एक लाइन बुक में मेंशन है कि बायोलॉजिस्ट बिलीव्स किंगडम प्रोटिस्टा इवोल्व फ्रॉम मोनेरा। ये भी एमसीक्यू है, ये आपने याद रखना है। अब ये जो एक टॉपिक है ना स्टेटस ऑफ वायरसेस, ये बच्चे मोस्टली इसको स्किप कर जाते हैं और समझते हैं कि ये शायद इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं। इसको आप तवज्जो से सुनिएगा, ये बहुत समझने वाला टॉपिक है। अब वायरस से मैं आपको ये बताऊं कि जब देखिए हम यूट्यूब पे कोई वीडियो डालते हैं या कोई शॉर्ट्स होते हैं, हम कहते हैं ये वायरल हो गई है, उसका ये मतलब होता है ना कि ये हर कोई देख रहा है, ये हर एक के पास जा रही है। और इसके अलावा आपको ये याद कराऊँ कि ये जो कोरोना वायरस है ये भी ऐसे ही था कि हर एक को ये वायरस हो रहा है। ये 2 डेली लाइफ की एग्जांपल इसलिए आपको बताई हैं कि आप लोगों के लिए अब ये वायरस को समझना बहुत आसान होगा।
अब ये वायरस है क्या? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि वायरस इज़ ए सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट, यानी इन्फेक्शन काज करेगा ये हमेशा, डेट रेप्लिकेट्स ओनली इनसाइड लिविंग सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब इसका मैं बता दूं कि रेप्लिकेट्स ओनली इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ये बात आपको समझ आ गई तो आपको पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा। अब जो वायरस है ना तो इसका कोई सेल है और ये नॉन लिविंग भी है, ये ज़िंदा भी नहीं है। ये अगर लिविंग सेल के अंदर है तो ये अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है। अगर ये लिविंग सेल के बाहर है, यानी हवा में है या कहीं भी है, तो ये अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि इसके पास कोई मशीनरी नहीं है कि अपने आप को ये रेप्लिकेट कर सके। रेप्लिकेट का मतलब है अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सके। तो ये क्या करता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की मशीनरी को इस्तेमाल करके, यानी उनके जिस्म में जाएगा तब ये अपने आप को आगे बढ़ा सकेगा, वरना नहीं बढ़ा सकेगा। यानी इन्वायरमेंट में मौजूद है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तक ये इंसान के अंदर या किसी भी जानदार के अंदर नहीं चला जाता, ये कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब अगली लाइन देखें, वायरस इन्फेक्ट ऑल लिविंग फॉर्म्स, एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये तमाम इकोसिस्टम में प्रेजेंट है और ये बहुत ज़्यादा न्यूमरस टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल एंटाइटी है। अब देखते हैं इनके करैक्टर जो बुक में मेंशन है। क्रिस्टलाइन नेचर है इनकी, ठीक है, नॉन लिविंग है यानी ज़िंदा नहीं है ये, और ए सेलुलर है, इनका कोई सेल नहीं है, इनके पास कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। या तो इसके पास डीएनए होता है या आरएनए, यानी हम कह सकते हैं कि ये डीएनए वायरस है और ये आरएनए वायरस है। और इसका प्रोटीन कोट होता है, ये देखिए ये जो मैंने बनाया ये प्रोटीन कोट है, यानी बाहर है। कोट हमेशा हम बाहर पहनते हैं ना, तो ये कोट है बाहर वाला, ठीक है। और ये अंदर इसके पास या तो अगर तो डबल है तो डीएनए होगा, अगर ये सिंगल स्ट्रैंड होगा तो हमारे पास ये आरएनए होगा। ये दोनों मैंने यहाँ पर बनाकर आपको समझाने की कोशिश की है। अब देखिए इसके पास ये सिंगल है तो ये क्या होगा, आरएनए, इसका नाम होगा आरएनए वायरस, और इसका नाम होगा ये डबल वाला डीएनए वायरस। ये आरएनए वायरस है, यानी इसकी जो बॉडी है ना वो 2 इसके पास होंगी चीज़ें जो हैं, एक प्रोटीन कोट होगा और एक डीएनए और आरएनए, ठीक है। अब देखें ना तो इसके पास कोई सेल है ना ही ये ज़िंदा है, तो हम इसको ऑर्गेनिज़म ही नहीं मानते। जब ऑर्गेनिज़म ही नहीं मानते इसलिए हम इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी नहीं रखते। ये आपसे पूछा जा सकता है कि हम इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्यों नहीं रखते, तो इसका आंसर है जो मैंने आपको बताया। अब ये वाली बहुत 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 इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, प्रायोन्स एंड वायराइड्स, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये पेपर में लाजमी आती है। अब देखिए वर्ड प्रायोन्स, इसमें आएंगे प्रोटीन्स ओनली, पी फॉर प्रायोन्स और पी फॉर प्रोटीन्स, ये तो आ गई याद। अब वर्ड है वायराइड, इसमें है सर्कुलर आरएनए सिर्फ प्रेजेंट होगा, और ये दोनों ऐसे होंगे जो प्लांट्स में, पौधों में ये इन्फेक्शन काज करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और ये मैं जो आपको याद करने के लिए छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स बताती हूँ ना, इनको अपनी बुक पे अच्छी तरह से नोट कर लें, ताकि जब आप याद करने बैठें तो आप लोगों के माइंड में ये बातें हों, और इनको रिवाइज़ करके बहुत अच्छी तरह याद करना है। अगर आप लोगों ने यही मेरे वाले पॉइंट पिक करने हैं तो ये ना हो एग्ज़ाम में बैठे ये सोच रहे होंगे ये क्या पॉइंट था, ऐसे नहीं करना। अगर याद करना है तो बहुत अच्छा करना है, नहीं करना तो आप अपनी तरह से याद कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इन पॉइंट की बेस पर आप याद करेंगे तो आप लोगों को याद रहेगी वो बात। जैसे ही आपको ये पॉइंट भूलेंगे तो आपको सब कुछ भूल जाएगा, इसलिए आप लोगों ने या तो बहुत अच्छी तरह याद करना है या फिर ना याद करें, आप अपने तरीके से याद करें। मैं इसलिए शेयर कर देती हूँ कि आप लोग चूँकि नए नए बायो में आए हैं, नए नए साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो स्टार्ट में ज़रा प्रॉब्लम होता है, तो मैं आपको ज़रा इजी वे में बता देती हूँ, इससे आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होता है लेक्चर में और आपको ज़रूर आसान भी लगती होगी। अगर आप लोगों को समझ आ जाती है बहुत अच्छी, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताइएगा, ताकि आप लोगों के साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो। और मेरे लेक्चर्स सुनने के बाद आप लोगों को कहीं भी ट्यूशन की ज़रूरत भी नहीं है। बाकी ये कि जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं वो इसको सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।